हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में जो होता है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कुछ नियम है, उस नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि प्रतिबिंब का निर्माण किस कंडीशन में कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब के निर्माण में, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में ले लेते हैं अवतल के लिए कि अवतल दर्पण में जो होगा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, ये आपका रहा अवतल दर्पण। ये रहा ध्रुव। देखिए, अवतल दर्पण में जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, किसी भी दर्पण के में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कुछ नियम है। ठीक है, तो वो मुख्यतः 2 या 3 नियम होते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, ये मान लिया कि अवतल दर्पण का एम एन जो है, एम और एन जो है क्या है, कर्वेचर है। एम एन जो है अवतल दर्पण का द्वारक है, और एक क्या है, ध्रुव है, पोल है। ठीक है, ये पोल है। अब देखिए, पहला नियम में क्या कहता है, पहला पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है, पहला नियम में क्या है कि ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, फोकस बिंदु है। ये सब टर्म का डिफिनेशन आप लोग का इससे पहले वाला वीडियो में दे दिया गया विस्तार पूर्वक से। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरती है। सॉरी, ये स्टेट होगा पूरा, दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस होकर के गुजरती है। अब देखिए, फोकस होकर गुजरेगी तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है। देखिए, जैसे ही ये मान लिया जाए कि गोलीय दर्पण है, ये जो है गोलीय दर्पण है, ये पूरा गोला होगा, किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा। अब देखिए, ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है। तो यहाँ से एक लाइन हम मिलाते हैं, यहाँ से हम देखिए वृत्त के केंद्र, देखिए ये वृत्त का केंद्र का काम करेगा सी, और इस पॉइंट का नाम होता है ए। अब देखिए, जैसे 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, ये जो वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से होकर परिधि तक जो लाइन मिलाता है, ठीक है, मिलता है। देखिए, ये परिधि पर अभिलंब होता है। प्रत्येक क्रिया जो होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल का काम करता है। तो इसलिए देखा जाए तो एक तरह से सर्किल का ही काम कर रहा है। इससे केंद्र से एक लाइन मिला दिए तो एक आपका क्या हो गया, लंब हो गया, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल, देखिए दर्पण में एक दर्पण पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम का जो पालन करना बहुत जरूरी है, उसमें नियम का पालन होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हुआ, आपतन कोण आई, क्या हुआ, परिवर्तन कोण हुआ। जितना डिग्री कोण आएगा उतना ही डिग्री बना करके रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पहला पॉइंट कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो रहा पहला पॉइंट की बात हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसका पॉइंट ए दे देते हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी में एक अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है, फोकस, सेंटर, फोकस बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां से यदि लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से होकर लाइट ऐसे गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, जब दर्पण से परावर्तन के टकराएगा यहाँ पे दर्पण पे, तो क्या होगा,
जितना डिग्री से कोण बना करके आया था उतना ही डिग्री से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा परावर्तन का नियम का पालन करते हुए। तो देखिए अब ये जो है हम अभी इसमें क्या बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो लाइन मिलाता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये इसके लिए तो क्या हो गया, अभिलंब का काम इसी पे अभिलंब ना है। यदि हम अभिलंब बनाए तो इसी पे ऐसे लाइन इस पे ऐसे मिला दीजिए, इस पे ऐसे मिला दीजिए, और इसका और एक सर्किल बनाना चाहे तो ऐसे प्रत्येक लाइन क्या होगा, ऐसे 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 अभिलंब होगा। तो ये भी तो अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना, ये अभिलंब का भी काम करेगा। तो आपतन कोण का मान जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस कंडीशन में आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो परावर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कहता है जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। इसीलिए प्रकाश से किरण जब सी से आती है तो सी से ही बाहर निकल जाती है रिटर्न होकर के, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद। तो यहाँ से टकराएगी दर्पण पे, रिटर्न होकर के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या हो जाएगा, वापस उसी रास्ते चले जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। नियम कहिए चाहे इसका पॉइंट कहिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट यदि देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझिए पहले, इसके बाद हम विस्तार पूर्वक लिख देंगे। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये P है। अब देखिए ये क्या है, C है, और क्या है, एक है। अब तीसरा पॉइंट को देख समझिए, पॉइंट नंबर C। पॉइंट नंबर C इसमें क्या है कि मान लिया जाए कि कोई लाइट को हम फोकस होकर के गुजारे, ठीक है, फोकस होकर गुजारे। तो इसके लिए सबसे पहले परावर्तन का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको अभिलंब ऐसे, ठीक है, अभिलंब बना दिए। अब जितना ही कोण से आएगा उतना ही कोण से ऐसे बाहर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे के क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये बन गया कि जब कोई प्रकाश से किरण फोकस होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट रहा है। तो देखिए यहाँ पे चर्चा की कोण का मान इक्वल हो गया, बराबर हो गया, और ये भी तो है, दूसरा पॉइंट भी तो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पे है। यहाँ भी देखिए तीनों एक ही सतह पे है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपतन कोण भी यही है और परावर्तन कोण भी यही है और आपतन बिंदु भी यही है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसका लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। पहला इसका पॉइंट, इस पॉइंट का लैंग्वेज हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस रास्ता से आई थी उसी रास्ता में चली जाएगी। अब जब कोई प्रकाश की किरण फोकस होकर गुजरती है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी इसका शॉर्ट में याद कर लिया जाए तो जो किरण समांतर आएगा, ठीक है, पोल मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, टकराने के बाद फोकस हो जाएगा, सी से आया था तो सी से चला जाएगा, फोकस से आया था पैरेलल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग थ्योरी के रूप में इसे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से होकर के गुजरती है। इसका पॉइंट क्या रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, पॉइंट नंबर 1 का, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश से किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद केंद्र से ही वापस चली जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर के वापस चली जाती है, ठीक है। ये तो पॉइंट नंबर बी का रहा है।
पॉइंट नंबर सी का देख लीजिए ये है, सॉरी इसका दर्पण ऐसे नहीं बना है, ठीक है, फिर तो ये दर्पण कहलाएगा ही नहीं। देखिए पॉइंट नंबर सी का फोकस होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के जो है समांतर चली जाती है। देखिए इसका ये पॉइंट का थर्ड का, तो इस प्रकार से 3 गो पॉइंट के रूप में हम लोग देख लिए, ठीक है, इसका थ्योरी के रूप में। तो चलिए अब आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये अब चलते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु को उसके सामने रखेंगे परावर्तक सतह के सामने, ये जो था अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो वस्तु किधर रखेंगे? परावर्तक सतह के सामने रखेंगे वस्तु को। ऑब्जेक्ट को तो यही नहीं रख सकते हैं, परावर्तक सतह के सामने रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखे थे क्या, ये क्या है? फोकस बिंदु है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज है कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। वस्तु को जो है, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इन वस्तु को कहाँ कहाँ पर हम रखेंगे, देखिए तो सबसे पहले पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि वस्तु को क्या करेंगे? अनंत पर रख देंगे, ठीक है। अनंत से कोई वस्तु मतलब अनंत पर रखा होगा, उसका प्रतिबिंब जो है इस दर्पण पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए अनंत पे रखेंगे तो पहला कंडीशन तो वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? वस्तु को एक वक्रता केंद्र और सी और अनंत के बीच में रख सकते हैं। पहला तो कंडीशन कहाँ पे रख सकते हैं? वस्तु को हम अनंत पे रख सकते हैं, ठीक है, अनंत पे। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है अनंत और किसके बीच? सी के बीच रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा जो कंडीशन हो सकता है, इसके यहाँ पे रख दिए वस्तु को, ठीक है, अनंत और सी के बीच में रख दिए, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख दिए। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, यानी वस्तु को हम सी पर रख सकते हैं, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है भाई? वस्तु को सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, वस्तु को सी और एफ के बीच में। चौथा कंडीशन वस्तु को सी और किसके बीच? सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। अब वस्तु को सी और एफ से जैसे ही इसका आएंगे, कहाँ पे आएगा? फोकस पे आएगा, तो फोकस पे रख सकते हैं, ये चौथा। पांचवा कंडीशन किस पे? तो फोकस पे हो जाएगा। अब देखिए छठा कंडीशन कहाँ पे रख सकते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। छठा कंडीशन जो है कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। सातवां कंडीशन क्या हो सकता है? सातवां कंडीशन ये हो सकता है कि इसके ध्रुव पर वस्तु रखा हुआ है। सातवां कंडीशन तो यही ना हो सकता है कि इसके जो है वस्तु है इस दर्पण के ध्रुव पे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये 7 कंडीशन ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 कंडीशन ही हो सकते हैं। वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे और पी और एफ के बीच में रखेंगे, और किस पे रखेंगे? पी पर रखेंगे, ध्रुव पर रखेंगे। तो ये 7 कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखा हो, जब सी पर रखा हो, तो ये सब अलग अलग स्थिति करके हम लोग समझेंगे कि वस्तु का यदि सी पर रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। वस्तु अलग अलग कंडीशन पे जो है अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले
पॉइंट नंबर 1 में वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत पे, यानी इसके अनंत पे रखा हुआ है, इधर नहीं रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ वस्तु है। और यहाँ पे एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए देख लेते हैं। तो वस्तु रखा हुआ है अनंत पे, ठीक है। तो सबसे इससे पहले क्या बताया थे कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 या 3 पॉइंट लिखाया गया था, ठीक है। वो 3 पॉइंट का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखाया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और शीश से आएगी प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन होगा तो फोकस शीश से ही रिटर्न हो जाएगा, और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये तीनों पॉइंट का उपयोग करके यूज करके हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें बता देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गया? फोकस से होकर के गुजर गया। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे फोकस से होकर गुजरा। दूसरा पॉइंट, यदि इस साइड से मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए तो टकराने के बाद देखिए कहाँ से गुजरेगा? ये भी फोकस नहीं गुजरेगा। तो देखने कि यह मिल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 2 किरण आपस में क्या हो गए? कट गए, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। देखिए प्रतिबिंब के निर्माण के लिए प्रकाश से किरणों का कटाव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कोई भी नियम का पालन हो सके, नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी है। जो 3 पॉइंट है ना, वो तीनों पॉइंट की सहायता से या परावर्तन के नियम की सहायता से उपयोग करके ये हम लोग का प्रकाश से किरणों को कटाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रतिबिंब का डिफिनेशन ही जानते हैं, किरणों को वास्तविक कटती है या वास्तविक रूप से या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही तो इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका क्या रहा? प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यानी कह सकते हैं यदि वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे बनेगा, वस्तु बहुत बड़ा होगा, अनंत पे होगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और फोकस पर बन रहा है यानी वस्तु बहुत बिंदु आकार की, बहुत पॉइंट जैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। तो वस्तु जो है कैसा बनेगा? आकार बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अब देखिए स्थिति कहाँ बनेगा भाई? तो ए पर बनेगा। इसका प्रकृति कैसा होगा? देखिए इसका प्रकृति कैसा होगा? ये बहुत बिंदु आकार की बन रहा है, इसका प्राकृतिक जो होगा वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। अब देख लीजिए वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और सी के बीच में रखा गया है। वस्तु को अनंत तो यही है, और सी के बीच में वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो मान लिया जाए कोई वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। अब वही 3 नियम को उपयोग करेंगे, ठीक है, और यह वास्तविक किरणों को कटान करेंगे। देखिए अब देखिए पहला पॉइंट लगा देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण डाल देते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चला गया। अब दर्पण के से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? तो ये फोकस होकर गुजरेगी। तो ये आपका फोकस होकर गुजरा, ये पहला पॉइंट का। और दूसरा पॉइंट, दूसरा कहाँ से गुजारते बताइए? ऐसा गुजारना है कि ये जो प्रकाश की किरण है ना, आपस में क्या हो जाए? इंटरसेक्ट कर सके, यानी कट जाना चाहिए। तो पहला तो ये नियम लगा दिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। दूसरा पॉइंट हम क्या कर दे? दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? ये जो है दूसरा पॉइंट को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजार देते हैं। दूसरा पॉइंट को हम क्या वक्रता केंद्र से होकर गुजार देते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट बताए थे कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते क्या हो जाती है? वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये जो किरण होगा वापस रिटर्न हो जाएगा, और इसका जो प्रतिबिंब देखिए, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया। अब वस्तु से देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि नहीं? तो ये देखिए वस्तु को रखे थे अनंत और सी के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। तो देख लीजिए इसका आकार क्या हो गया? छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। दूसरा कलर से लिख देते हैं, वस्तु से छोटा,
वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसा है? उल्टा है, उल्टा है। तो उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक। अब देखिए स्थिति कहाँ पे बन रहा है? तो सी और किसके बीच? सी और एफ के बीच में। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं? सी पे। तो वस्तु को सी पे रख दीजिए, वस्तु को सी पे रख दिए। वही तीन नियम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गुजरा। अब यहाँ से दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये फोकस होकर एक प्रकाश की किरण गुजार देते हैं फोकस से। तब फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, देखिए फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जहाँ पे वस्तु रखा, देखिए थोड़ा सा इंटरसेक्ट करने में लाइन जो सीधा नहीं बन पाया, इसीलिए यहाँ पे वस्तु है ना, सी पर ही कटेगी। इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सी पर ही कटेगा, ऐसे, ठीक है। तो सी पर ही कटा। तो ये वस्तु है, देखिए ये वस्तु है। ऊपर वाला क्या? वस्तु ऑब्जेक्ट है, और नीचे वाला क्या? इमेज है। तो दोनों का साइज देखिए, सी पर रखा आकार क्या है? आकार सेम साइज का रखेगा, सेम आकार का बनेगा, ठीक है। ये जो वस्तु जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। अब स्थिति कहाँ पे बन रहा है भाई? तो सी पर बन रहा है, सी पर ही बनेगा। इसका प्रकृति क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है? तो क्या बोले, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? वास्तविक होती है। अब एक बात और बता देते हैं, जो वास्तविक किरणों के कटान होगा ना, जो वास्तविक में किरण कटेगा, देखिए इधर से वास्तविक में कट रहा है, वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक वाला कट रहा है तो क्या होगा? रियल इमेज होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए चौथा, इसमें क्या वस्तु को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं? तो देखिए रख दीजिए वस्तु को सी और एफ के बीच में, वस्तु को सी और एफ के बीच में रख देते हैं। रखने के बाद फिर वही नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण भेजेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरेगा, ठीक है। अब एफ से गुजरने के बाद एक क्या करेंगे? देखिए ऐसे गुजरेगा सीधे, और दूसरा किरण हम फोकस से होकर गुजार देते हैं। तब फोकस से होकर गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाते हैं? समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी ये लाइन जो है और ऐसे आएगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए सी से जस्ट पीछे बनता है, इसका जो प्रतिबिंब होगा, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका जो प्रतिबिंब होगा सी से जस्ट पीछे बनता है। सी को ही यहाँ कर दीजिए, ऐसा इंटरसेक्ट करेगा। देखिए ये इसमें जो है ना मेजर करके नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसका जो सी के बाहर बन जाता है। तो इसका जो प्रतिबिंब है सी के पीछे बनता है, यानी अनंत और सी के बीच बनता है। इसका जो है स्थिति कहाँ बनता है? इमेज की जो स्थिति है, देखिए सी के पीछे बन रहा है, तो अनंत और सी के बीच में बनता है, अनंत और सी के बीच में बनता है। अब इसी तरह से देखिए ये वस्तु से बड़ा है, आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, आकार जो है इसका आकार जो है वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। अब ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? तो ये प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसी तरह से आप लोग इसी के जैसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब को हम कहाँ रखे हैं? वस्तु कहाँ रखे हैं? एफ पे, ठीक है, एफ पे। तो वही नियम का हम यूज करेंगे। क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश से किरण भेजेंगे, और दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए फोकस होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण को हम कहाँ से भेज दें? अच्छा, दूसरा किरण को हम देखिए, अच्छा ये बताइए ये इसकी क्या है? लंब है कि नहीं? सी है और बी है, एक दूसरे का लंब है, लंबवत है। तो हम मान लिया जाए कि हम किरण को ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, पोल पे से टकरा रहे हैं, ठीक है, ध्रुव से टकरा दिए, तो ये आपतन कोण है, जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये जो सीधे ऐसे चला जाएगा, ठीक है।
सीधे ऐसे चला जाएगा, और इधर भी मिलाइएगा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो अनंत पर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और देखिए ऊपर है तो नीचे ही मिलने की संभावना है, तो ये क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब वास्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ए पर रखा हुआ तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के अपेक्षा जो है बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बन रहा है तो वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, और नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो इसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं, आकार में लिख सकते हैं वस्तु से बहुत बड़ा, और प्राकृतिक में क्या लिख सकते हैं, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, और स्थिति क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब इसी तरह से इसका देख लीजिए 6 नंबर पे, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम रख रहे हैं P और F के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को रख देते हैं, फिर वही नियम का उपयोग करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे, और दर्पण से परावर्तन के बाद किससे, फोकस होकर गुजरेगा ऐसे। ठीक है, और ये गुजरने के बाद दूसरा नियम का उपयोग करेंगे। इसमें ये भी नियम लगा सकते हैं कि ध्रुव वाला पॉइंट में ऐसे गुजारेंगे, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण से इधर क्या चला जाएगा, वापस ऐसे चला जाएगा। ऐसे जो है जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से वापस चला जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे तो इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे को किरण इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर अगर जबरदस्ती ऐसे मिलाते हैं तो इधर इसका पीछे बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो बाबू इधर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, पीछे बनेगा। अब देखिए पीछे बनेगा, और अब देखिए वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका हम लिख देते हैं, इसका जो आकार है क्या है, वस्तु के अपेक्षा क्या है, बड़ा है। आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए दर्पण के पीछे बनेगा, स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। दर्पण की कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब देखिए इसका प्राकृतिक, देखिए इसका नेचर, इमेज का जो नेचर है कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, और ये सीधा बन रहा है, देखो सीधा दिखाई देता है, तो वास्तु से बड़ा दिखाई देगा। और ये क्या है, दिखाई देगा नहीं, दिखता हुआ प्रतीत होगा, और वास्तु से क्या बड़ा बनेगा, और ये क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तब इसका जो है स्थिति लिख देते हैं, दर्पण के पीछे हो गया, आकार हो गया। अब देखिए प्राकृतिक जो नेचर, प्राकृतिक जो है इसका क्या, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। अब देखिए कोई वस्तु को पोल पर ही रख देते हैं, ध्रुव पर ही रख दे रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं ध्रुव पर ही, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट। कहाँ पे रख रहे हैं, ध्रुव पे। हमारा नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश से किरण गया। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश से किरण गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरता है। पहला पॉइंट तो सेटिस्फेक्शन हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट से। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश से किरण गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट, हम कौन सा किरण को यहाँ पे इंसिडेंट करवाएं, टकराएं कि ये जो लाइन काटे या कटता हुआ प्रतीत हो। देखिए, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ध्रुव से, सॉरी, वक्रता केंद्र से जो है एक ऐसे प्रकाश से किरण को भेज दिए तो ऐसे जाएगा तो ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए, तो वास्तविक किरण जहाँ वस्तु है, वस्तु को जहाँ हाइट है अपर वाला साइड पे, ऊपर वाला, वही वास्तविक रूप से कट गया तो प्रतिबिंब वही ना बनेगा, और उसका साइज सेम रहेगा। उसका साइज जो है क्या है, सेम है, तो प्रतिबिंब का आकार सेम रहेगा और इसका स्थिति P पर ही बनेगा। ठीक है, फोकस पर रखा हुआ है तो, सॉरी, ध्रुव पर रखा हुआ तो ध्रुव पर ही बनेगा, और ये जो है प्रतिबिंब जो सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा ये समझेंगे कि जैसा प्रतिबिंब में ऐसे है, ठीक है, खड़ा करके रख दिए और इसका ऐसे ही दिखाई दे तो सीधा वस्तु के अपेक्षा देखेंगे कि सीधा है कि उल्टा है, तो ये वस्तु के अपेक्षा ऐसा सीधा ही दिखाई देगा तो सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का दर्पण निर्माण के लिए 7 जो है कंडीशन थे, और 7वें कंडीशन के बारे में हम लोग देख लिए।